नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए BSTC फर्स्ट ईयर के बच्चे और बचपन के 6th यूनिट के समाजीकरण के क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो फुल सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और ऐसे ही यूट्यूब पर बाकी विषयों की सामग्री के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन से। ज्ञान इसलिए नहीं होता कि हम अतीत की व्याख्या करते रहे, ज्ञान तो भविष्य का निर्माण करने के लिए होता है। दोस्तों, ज्ञान भविष्य के निर्माण के लिए होता है, न कि अतीत की व्याख्या के लिए। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे समाजीकरण का आशय पढ़ेंगे। फिर समाजीकरण के प्रकार हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, समाजीकरण की पारिस्थितिक सिद्धांत हैं, समाजीकरण की विभिन्न संस्थाएं जैसे परिवार, विद्यालय, समुदाय, मित्र मंडल, शिक्षक, मीडिया, स्पर्धा, सहयोग और आक्रामकता। नेक्स्ट पढ़ेंगे जेंडर की समझ। जेंडर आधारित समाजीकरण की प्रक्रिया है, जेंडर का विकास व प्रभावी कारक है। आगे पढ़ेंगे हम समाजीकरण की अस्मिता के विकास पर प्रभाव, लिंग, धर्म, जाति, क्षेत्र आदि। विभिन्न परिस्थितियों में बचपन को पढ़ेंगे, जैसे अनाथालयों में बच्चों का बचपन है, फुटपाथों पर बच्चों का बचपन है, झुग्गी झोंपड़ियों में बच्चों का बचपन है, कामकाजी बच्चे हैं आदि। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों पर विपरीत परिस्थितियों के प्रभाव, जैसे हिंसा का, नशाखोरी, बाल प्रताड़ना, पारिवारिक मनमुटाव आदि पर। फिर हम पढ़ेंगे शिक्षक की अपेक्षाओं का विद्यार्थियों पर प्रभाव, शिक्षक कैसी अपेक्षा करता है, उसका कैसा प्रभाव पड़ता है, ये भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूर्णतः सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम पढ़ते हैं समाजीकरण का आशय क्या है, समाजीकरण का मतलब क्या। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा प्रत्येक प्राणी एक जैविक इकाई के रूप में जन्म लेता है और समाज के संपर्क में आकर अंतःक्रिया करते हुए अपनी जीवन विकास की यात्रा में आगे बढ़ता जाता है। विश्व के प्रत्येक समाज में सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं दिखाई देती हैं। मानव समाज में प्रजातिगत, वातावरणजन्य, वर्ग आधारित, लैंगिक, जातिगत एवं पारिवारिक विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। समाजीकरण के लिए सामाजिक अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक संबंधों को बनाए रखने का मुख्य आधार ही सामाजिक अंतःक्रिया ही है। दोस्तों, सामाजिक संबंधों को बनाए रखने का मुख्य आधार है। इस प्रकार हम पारस्परिक अंतःक्रिया के लिए शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहार का प्रयोग करते हैं। इसे हम संप्रेषण के नाम से जानते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये संप्रेषण की परिभाषाएं ये भी आ सकती हैं आपके एग्जाम में। सामाजिक संपर्क स्थापित करने में संपर्क के साधन सहयोगी होंगे। बच्चे सामाजिक संसार में उपलब्ध विस्तृत संचार साधनों के द्वारा सामाजिक संपर्क स्थापित करते हुए सामाजिक अंतःक्रिया स्वयं के सीखने का एवं समाज में स्वयं को ढालने का आधार है। इस प्रकार बच्चों में अनवरत रूप से सामाजिक व्यवहार की सही समझ विकसित होती है, जो समाज एवं संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखती है। सामाजिक अंतःक्रिया का हम दो स्तरों पर अध्ययन कर सकते हैं। एक सूक्ष्म अंतःक्रिया है, दूसरी वृहद अंतःक्रिया। सूक्ष्म अंतःक्रिया है जैसे व्यक्ति के मध्य तक ही सीमित है। इसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ परस्पर संबंध होने का कारण सामाजिकता के गुणों को ग्रहण करता है। दोस्तों, वृहद अंतःक्रिया में पढ़ेंगे समुदाय। क्या है वृहद अंतःक्रिया? तो समुदाय राज्य, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तक विस्तार लिए होती है वृहद अंतःक्रिया। इसमें व्यक्ति विशेष विस्तृत रूप से संबंध स्थापित करता है तथा एक दूसरे की संस्कृति के आचार विचार के साथ आत्मसात करता है। इसी प्रकार बेंडूरा मनोवैज्ञानिक विद्वान हैं, उन्होंने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी में बताया कि किशोरावस्था में संवेग स्थिरता की अतिशयोक्ति के कारण है, जिनमें किशोरों के यौन व्यवहार सेक्स बिहेवियर पर ज़रूरत से ज़्यादा बल दिया जाना तथा किशोरों द्वारा दिखाई गई अनुरूपता कंट्रोमिटी व्यवहार में कमी की माता पिता या शिक्षकों द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण व्याख्या है। बेंडूरा का कहना है कि किशोरावस्था में सचमुच व्यक्ति मात्र अशुद्ध व्यवहार ही नहीं करता है, बल्कि वह अन्य कई तरह के सामाजिक व्यवहार जैसे किसी कार्य का उत्तरदायित्व संभालना, परोपकारी कार्य, शादी विवाह के लिए उपयुक्त साथी पसंद करना आदि भी करता है। ऐसे सामाजिक व्यवहारों को सीखने में
प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन की भूमिका महत्वपूर्ण बताई गई है। किशोरावस्था में व्यक्ति जैसा दूसरों को करता देखता है उसका उस पर काफ़ी असर पड़ता है और वह वैसा व्यवहार अपने व्यक्तित्व में विकास कर लेता है। किशोरावस्था में आक्रामक व्यवहार को अक्सर पुनर्बलित होने का प्रेक्षण करने का मौका मिलता है, तो इसमें आक्रामक व्यवहार अधिक प्रबल पाया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यक्ति को समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों एवं परंपराओं के आधार पर स्वयं को ढालते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण वैसा तत्व प्रक्रिया है जिसमें बच्चे सामाजिक परंपराओं और मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना सीखते हैं, साथ ही उस प्रक्रिया को प्रभावित भी करते हैं। बच्चों के इस व्यवहार में तौर तरीके, शिष्टाचार, बोलचाल, उठना बैठना आदि प्रतिबिंबित होते हैं। विविध सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बच्चों के विश्वास, मूल्य एवं अभिवृत्तियाँ कैसे प्रभावित होती हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के व्यक्तित्व को आकार देने व जीवन कौशलों के विकास में कैसे सहायक हैं, आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं समाजीकरण के आशय को। इस हेतु हम दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र के उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जनजातीय क्षेत्र की अपनी विशेषताएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं। बच्चे उन परिस्थितियों में पलकर बड़े होते हैं जहाँ वे स्वच्छंद जीवन जीते हैं, घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं, उनका इन जंगलों से विशेष लगाव होता है। आज भी ये आदिवासी आखेट के लिए तीर कमान का उपयोग करते हैं और इस समुदाय के बच्चे भी इस कला को स्वतः ही सीख जाते हैं। इनके खेल में भी अपनी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। बच्चे अभिभावक की मदद करते हैं, यथा भेड़ बकरी चराने में, कृषि कार्यों में, घरेलू कार्य, छोटे भाई बहन की देखभाल आदि। अभिभावक बच्चों में निडरता, प्रकृति के नियमों का पालन करना, जड़ी बूटियों का ज्ञान कराते हैं। इनका समाजीकरण प्राकृतिक परिवेश में होता है। बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने समाज में अपनी संस्कृति की पहचान बनाए रखने में अग्रणी बनते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि समाजीकरण का प्रकार। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की इसकी संभावना है। समाजीकरण के प्रकार हैं, तो समाजीकरण को 3 प्रकारों में बांटा जाता है: प्राथमिक, सुनियोजित, प्राकृतिक। तो दोस्तों प्राथमिक समाजीकरण वह है बच्चे के जन्म के बाद से ही समाजीकरण की यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह प्रक्रिया बच्चों के उस परिवेश विशेष की उपज है जिसमें वे पल बढ़े रहे हैं। दूसरा है सुनियोजित समाजीकरण। यह बच्चों को प्रेरित करने वाला समाजीकरण होता है जो पूर्व नियोजित होता है। इसमें माता पिता व समाज अपने तौर तरीके, रीति रिवाज बच्चों को सिखाता है। थर्ड है प्राकृतिक समाजीकरण। बच्चा प्रकृति में स्वयं का विकास स्वतः ही करता है, अतः कहा जा सकता है कि प्रकृति के आगोश में रहकर बच्चे समाज के तौर तरीके सीखते हैं। किशोरावस्था में परोपकारी व्यवहार या अन्य किसी दूसरे तरह के सामाजिक व्यवहार को पुनर्बलित होते देखने का मौका अधिक मिलता है तो उससे ऐसे ही व्यवहारों की प्रबलता उत्पन्न आती है। इस तरह स्पष्ट है कि बेंडूरा ने किशोरावस्था के व्यवहारों के प्रक्षेपण सीखना के आधार पर व्याख्या किए हैं। बेंडूरा की इस विचारधारा का समर्थन अन्य सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादियों ने भी दिया है। इस प्रकार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे व्यक्ति समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है तथा उसी के अनुसार कार्य करते हुए उसके लोकाचार, परंपराओं, सामाजिक परिस्थितियों के साथ अपना समन्वय स्थापित करता है। यह सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने योग्य बनाती हैं, जिसके द्वारा वे व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों के साथ अनुकूलन करना सीखता है और उसको प्रभावित भी करता है। निष्कर्ष, सामाजिकरण समाज एवं संस्कृति के विश्वासों, मूल्यों, प्रतिमानों और सामाजिक भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया है। उपयुक्त विश्लेषण से निम्नलिखित बिंदु उभर कर आते हैं। यह सीखने का एक सतत प्रक्रिया है। सामाजिकरण द्वारा बच्चों समाज का क्रियाशील बनता है। इस प्रक्रिया में बच्चा सामाजिक व्यवहारों को समझते हुए धारित करता है। सामाजिकरण में बच्चा सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करता है। बच्चे अपनी संस्कृति एवं मूल्यों के अनुरूप सामाजिक भूमिकाओं का कुशलतापूर्वक निर्वहन करता है। स्पर्धा। स्वस्थ स्पर्धा विकसित करने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक जाति, धर्म, लिंग भेद की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अपने विद्यार्थियों को कक्षा
कक्षों एवं कक्षाओं की बाहर की गतिविधियों में परस्पर अंतःक्रिया दौरान स्वस्थ एवं स्पर्धा हेतु प्रेरित करे। ऐसे में विद्यार्थी समुदाय अपनी पूर्ण समझ बनाते हुए समूह से अपनी सहभागिता प्रदान करते हुए बच्चे की सामाजिकरण में शिक्षकों द्वारा किया गया ये प्रयास उनके जीवन काल में स्पर्धा करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। स्वस्थ स्पर्धा सामाजिकरण का आधार है। बच्चे सामूहिक क्रियाकलापों एवं सामुदायिक संस्थाओं में स्पर्धा का आधार पर आगे बढ़ने का सफल प्रयास। सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। लालन पालन। जन्म के बाद शिशु की देखभाल एवं आवश्यकताओं को समझना, उन पर आवश्यकताओं को तत्परता एवं लगाव के साथ पूरा करना, शिशु को स्नेह एवं पोषण प्रदान करना, ये दायित्व प्रारंभ में माता पिता अथवा पालनकर्ता का है। उनके द्वारा संवेदनशीलता के साथ देखभाल शिशु के भावी सामाजिक व्यवहार का आधार तय करती हैं। अपने जीवन में बच्चा आसपास के वातावरण से मूल्यों एवं आदर्शों को ग्रहण करता है, सामाजिक क्रियाएं करता है। शिशु की प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि उचित लालन पालन द्वारा संभव है। अतएव बच्चे के व्यक्तित्व को आकार प्रदान करने में लालन पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी प्रकार सफल सामाजिक जीवन की अनिवार्यता है उचित है सहकारिता। शिशु जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अपने पारिवारिक वातावरण से सहकारिता का पाठ सीखता है। शिशु अपने आसपास से जो कुछ सीखता है उसका अनुकरण करता है। माता पिता का आपसी समझ से, भाई बहनों से लगावपूर्ण संबंध, दादा दादी, नाना नानी, अन्य परिजनों से घुलने मिलने एवं विविध क्रियाकलापों द्वारा बच्चे में सहकारिता की भावना सहज उदित होने लगती है। अतएव बच्चा अपने जीवन काल में परिवेश होने वाले विविध सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों सहकारिता की समझ विकसित करता है। सहानुभूति। जीवन एक आधारीय वर्षों में बच्चे के अमान्य सामाजिक व्यवहार में परिष्कार के दौरान यदि पीड़ाजन्य अनुभव का एहसास होता है तो बच्चे के सामाजिकरण में अवरोध आता है। ये आवश्यक है कि बच्चे के साथ परिवार एवं अन्य संस्थाओं के साथ बाल व्यवहार परिशोधन में स्वानुभूति सफल सामाजिक व्यवहार में सहायक होती हैं। शिशु अवस्था में बच्चों को प्यार, दुलार एवं सहानुभूति के साथ सामाजिक व्यवहार सिखाया जाना चाहिए। समाजीकरण का पारिस्थितिक सिद्धांत। परिवार एवं स्कूल के अतिरिक्त बच्चे की सामाजिक परिस्थिति में अनेक समूह और व्यक्ति उसमें अंतःक्रिया करते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। व्यक्तियों में उनके साथी मित्र तथा चलते फिरते जान पहचान के लोग उसको प्रभावित करते हैं और उसे अंतःक्रिया कहते हैं। समूह में उसी 3 प्रकार के समूह अर्थात आक्रामकता, व्यवहार परिमार्जन। शिक्षक समाज का एक अभिन्न अंग होता है। यदा कदा शिक्षक बच्चों को यह भी सिखाता है कि बच्चे अपने अधिकारों को पाने के आक्रामक रूप अपनाते हुए अपनी बात रखें। हम पिछली इकाइयों में पढ़ चुके हैं कि बच्चों में अलग अलग आयु स्तर पर संवेगों की तीव्रता एवं व्यवहारों में प्रदर्शित होती है। बच्चों के संवेगों के मार्गदर्शीकरण में शिक्षक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे बच्चे अपने व्यवहार में कब और कैसे प्रदर्शित करते हैं। बच्चों द्वारा प्रदर्शित आक्रामकता उन्हें अपने जीवन काल के सामाजिक परिवेश में विविध क्रियाकलापों एवं गतिविधियों के सकारात्मक रूप से जुड़ने में सहायक होते हैं। बच्चे समाज में अपनी सही तस्वीर बना सके। एक कुशल अध्यापक बच्चों की उपेक्षा किए बिना उनके व्यवहार को समझकर निर्देशित करना, साथ ही सिखाने के उत्पादक क्रियाकलापों में सर्वमान्य शक्ति प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। सहयोग। हमने पूर्व के अध्यायों में समझा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपसी सहयोग से एक दूसरे की मदद करके बच्चे समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करके अपना स्थान बना सकते हैं। इसके लिए सशक्त अंतःक्रियाकलाप आवश्यक हैं, क्योंकि ये सहयोग देने या लेने के लिए मजबूत आधार बनती हैं। बच्चे अपने जीवन काल में विविध सामाजिक संस्थाओं एवं संपर्क आकार अंतःक्रिया करते हुए सहयोग करना सीखते हैं। समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं बच्चों को अपनी रीतियों, नीतियों, क्रियाकलापों के द्वारा सहयोग करने के अनेक अवसर प्रदान करते हैं।
ताकि बच्चे सफल भावी जीवन जी सके। शिक्षक इस हेतु एक अहम कड़ी हैं। वे बच्चों को ये सीखने में सहायता करते हैं कि जीवन एक प्रत्येक परिस्थिति में सहयोग से बच्चे जीवन में आए अथवा अपने आने वाले अवरोधों को आसानी से कैसे दूर कर सकते हैं। सहयोग को समाजीकरण का सूचक माना जाता है, जिसके द्वारा बच्चे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं, एक कार्यकारी सदस्य के रूप में अपना स्थान बनाते हुए समाज के सफल सदस्य के रूप में अपने आप को स्थापित। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक का प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक समूह, इस समूह को बच्चे को साथी होते हैं, इसका उदाहरण परिवार और क्रीड़ा समूह है। द्वितीय समूह, इस समूह में उसके मित्र होते हैं, जिसमें संबंध निर्वैयक्तिक, अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक होते हैं। इनके उदाहरण हैं स्कूल, धार्मिक समूह, बालकों के क्लब आदि। तृतीयक समूह, ये एक ऐसा समूह है, इसमें ऐसे सदस्यों को बहुत ही अधिक अप्रत्यक्ष होते हैं, जैसे समुदाय, समाज आदि। तृतीयक समूह के समुदाय वृहद सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं। समुदाय में रेडियो, चलचित्र, प्रेस, समाचार पत्र, मीडिया, समाज का बड़ा प्रभाव, अहम रोल होता है। उपयुक्त समूह को भक्तियों को प्रति अंत्यक्रिया से बच्चों के अनुभव, क्षेत्र विकास की चल भांति पर दर्शाया गया है। अरुण कुमार सिंह की शिक्षा मनोविज्ञान 2013 तृतीय संस्करण के भारतीय भवन पब्लिकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट, नई दिल्ली। यूरी प्रोफोस्ट प्लानर ने बच्चे के विकास की व्याख्या करने के लिए पारिस्थितिक परक सिद्धांत दिया है। इसी सिद्धांत में बच्चे के विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में की है। बच्चे किस सामाजिक वातावरण में रहते हैं और कैसे अंत्यक्रिया करते हैं, उनके विकास को प्रभावित करते हैं। इसके सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण तल के 5 स्तर होते हैं, जो घनिष्ठ अंत्यवैयक्तिक अंत्यक्रिया से लेकर समाज या संस्कृति के विभिन्न विस्तृत प्रभावों विस्तारित होते हैं। ये पात्र तंत्र हैं: लघु मंडन नंबर 1, नंबर 2, मध्य मंडन नंबर 3, बाह्य मंडन नंबर 4, वृहद मंडन नंबर 5, घटना मंडल। लघु मंडन क्या होता है? इसमें सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को लघु मंडन कहते हैं। इस मंडल के बच्चों का परिवार, संगी साथी, विद्यालय तथा पास पड़ोस में सम्मिलित होते हैं। इनके साथ बच्चे अंत्यक्रिया करते हैं, साथ ही इनसे प्रभावित होते हैं और उन्हें अपने व्यक्तित्व का प्रभावित करते हैं और इन्हीं के साथ घुल मिलकर अपना विकास करने में आगे अग्रिम सफल प्रयास करते हैं। मध्यम मंडन एक ऐसा मंडल है जो बच्चे को अपनी भावनाओं का विकास करने में अहम रोल निभाते हैं। जैसे कि लघु मंडल का विभिन्न कारकों के तत्व तथा परिवार, पास पड़ोस, संगी साथी एवं विद्यालय के आपसी संबंधों में बना होता है। जैसे बच्चों के परिवार अनुभव, विद्यालय अनुभव, पारिवारिक अनुभव, संगी साथियों के साथ अनुभव करने में, इससे बच्चे में क्या होता है, वो परिवार के साथ और विद्यालय के साथ आदि बच्चों के साथ घुल मिलने के साथ उसका अहम रोल होता है और अत्यंत विकास करता है। सबसे पहले बच्चे अपने परिवार के साथ विकास कर पाते हैं, इसी के कारण आगे बच्चे अपने बढ़ते हैं। बाह्य मंडल क्या होता है? ये मंडल में औपचारिक संगठन हैं, जैसे माता पिता, कार्यस्थल पर धार्मिक संस्थान, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं, कामकाजी माता पिता और जिन्हें अपने परिवार की देखभाल के लिए कम समय मिलता है। इससे बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास होता है। वायुमंडल क्या होता है? इसमें माता पिता के साथ बच्चे रहकर और बाहर के लोगों के साथ रहकर वातावरण में जो बच्चे सीखता है उससे बहुत कुछ अंतर होता है। समाजीकरण की विभिन्न संस्थाएं होती हैं। समाजीकरण मतलब समाज के अंदर बच्चे रहकर विभिन्न कार्य करने को सीखता है और समाज के अंदर अलग अलग इकाइयाँ होती हैं जिसमें बच्चे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखते हैं और आगे जाकर अपने अनुभव साझा करते हैं और समाज में बच्चे को अलग सीखने को मौका मिलता है और समाज से बच्चे को सीखने का अलग होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं में क्या मिलता है। हम सभी एक जैविक प्राणी के रूप में जन्म लिया है और पालन पोषण के दौरान धीरे धीरे अपना सामाजिक परिवेश परिचित करते हुए, क्या इसके बारे में आपने सोचा है? बच्चा जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में वृहद मंडल अंतिम मंडल होता है, क्योंकि बच्चा अपना विकास करके और दूसरे मंडल में प्रवेश कर जाता है। इसी को वृहद मंडल कहते हैं। उसमें देखते हैं क्या है वृहद मंडल में। यह सबसे ऊपरी स्तर होता है जिसमें सामाजिक प्रथाओं, सांस्कृतिक मूल्यों, संसाधनों एवं सामाजिक आर्थिक स्तर का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। घटना मंडल, इस मंडल में बच्चे के विकास, सामाजिक, ऐतिहासिक दशाएं सम्मिलित होती हैं। वर्तमान में तकनीकी एवं संचार क्रांति के फलस्वरूप बच्चे ऐसे वातावरण के संपर्क में जहाँ उसे दुनिया भर के अन्य अनेक अनोखे अनुभव प्राप्त होते हैं, जैसे नेटवर्क के संचार से अवगत कराने वाले बच्चों को ज्ञान के विस्तार एवं क्रांति के अनुभव प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार बच्चों का प्रभावी विकास हो सके। दिए हुए चित्र में तीरों को
तुलनात्मक मोटाई में विभिन्न व्यक्ति समूहों का बच्चों पर तुलनात्मक प्रभाव पड़ता है, अंत्यक्रिया दिखाई देती हैं। इसी प्रकार जैसा चित्र में दिखलाया है, सबसे अधिक प्रभाव परिवार समूह का पड़ता है। जैसे बच्चा परिवार के साथ रहता है, उठता बैठता सीखता, अपनों को बड़ों के साथ छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा नहीं व्यवहार करना है, वो बच्चे परिवार से सीखता है और अपना अहम विकास रोल करता है। ब्रॉन फैगनकर अनुसार मॉडल की शिक्षकों की उपयोगिता है। ये मॉडल स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के व्यवहार की समझ की पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर करनी चाहिए। इसमें विद्यालय, माता पिता, भाई बहन, पास पड़ोस, संगी साथी, संचार साधनों के संस्कृति में आदि शामिल होते हैं। ये मॉडल शिक्षकों का सीख देता है कि विद्यालय और परिवार के मध्य सही तालमेल होना चाहिए और बच्चों और विद्यालयों के बच्चों एवं विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के मध्य भी अच्छा तालमेल होना चाहिए और बच्चों तथा परिवार के मध्य भी अच्छा तालमेल होना चाहिए। उससे बच्चों में अहम विकास होता है और बच्चे को भी अनुभव काफ़ी सीखने को मदद मिलता है। यह आदि मॉडल शिक्षकों को बच्चों को विकास के में संस्कृति, समुदाय एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के मूल्यों को ठीक से अध्ययन करने की सिफारिश करता है, क्योंकि इन सभी प्रभाव बच्चे पर पड़ते हैं। विद्यालय एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे प्रवेश करते हैं और अपने जीवन के आरंभिक दिनों में शिक्षाओं का अहम विकास होता है और शिक्षक भी बच्चों को ऐसे विकास के ऊपर लेकर जाता है बच्चे अपना भविष्य का निर्माण कर सके। इसी प्रकार देखते हैं विद्यालय में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या बच्चों का रोल होता है, क्या इसका शिक्षक का रोल होता है होने के नाते जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शिशु की घर चारदीवारी से निकलकर विद्यालय के वातावरण में प्रवेश करता है। जिस प्रकार बच्चा जिस प्रकार वो विद्यारंभ करता है और शिक्षक के प्रवेश में करता है, उसी प्रकार नवीन सामाजिक परिवेश परिचित होता है। विद्यालय के नए सामाजिक परिवेश से बच्चों में अपनी हम उम्र के संगी साथियों के साथ विद्यालय की विविध गतियों के माध्यम से परस्पर अंत्यक्रिया के द्वारा सामूहिक जीवन के कला कौशलों से सीखता है। विद्यालय शिक्षा बच्चे के अंत्य व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। बच्चे परस्पर विद्यालय में विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के बालकों के साथ खाना पीना, उठना बैठना, रहना सीखना आदि सीखता है। इसमें बच्चे ऊंच नीच, जाति भेदभाव आदि अस्पृश्यता का उन्मूलन सभी प्रकार से छोड़कर वो सभी के साथ समान व्यवहार के साथ रहना चाहता है और शैक्षिक गतिविधियों के सामूहिक क्रियाकलापों द्वारा सीखना बच्चों का परस्पर ज्ञान बढ़ता है। इसे बच्चा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और सामाजिकरण में सहायक होता है। इसी प्रकार वो कभी खेलकूद, किसी सांस्कृतिक प्रतियोगिता में आगे अपना रुतबा दिखाता है, कभी किसी प्रकार की प्रतियोगिता में आगे जाता है और इसी प्रकार बच्चे का अपना यहीं से विकास होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार बच्चे विद्यालय से अहम रूपांतरित होने के लिए किन किन पड़ावों पर से गुजरा है और कौन कौन से ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके द्वारा हमारा सामाजिकरण संभव हुआ है। यदि बच्चा सामाजिक संस्थाओं का संपर्क नहीं आ पाता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है, विचार करें। इसी प्रकार इकाई को हम आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि सामाजिक संस्थाएं बच्चों के सामाजिकरण क्रम में कैसे सहायक होती है। बच्चे के व्यक्तित्व के सही आकार देने में सामाजिक संस्थाओं का अहम भूमिका होती है, क्योंकि समाज के अंदर भी रहकर बच्चा एक अच्छे रास्ते पर आगे चलने को वो सीखता है। इसी प्रकार बच्चा समाज में रहकर समाज की विभिन्न क्रियाकलापों को देखकर आगे बढ़ता है और कुशल प्राणी बनता है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं बच्चे हुए क्रियाकलाप कुशल प्राणी बनाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम बच्चों की सामाजिकरण की विभिन्न संस्थाओं जैसे परिवार, समुदाय, विद्यालय, मित्र मंडली, शिक्षक की भूमिकाओं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। परिवार एक ऐसा होता है जैसे बच्चे को अपने माताओं, पिताओं, भाई बहन, बड़े छोटे के साथ रहना, उठना बैठना, खाना पीना, वो सभी अपने परिवार से ही सीखता है। परिवार की प्रथम पाठशाला परिवार को ही माना गया है, क्योंकि बच्चे को पिता अपने अंगुली पकड़कर वो चलाना सीखना और उठना बैठना सब कुछ सिखाते हैं। इसी प्रकार बच्चे की दूसरी पाठशाला वो जन्म के लेने के बाद स्कूल में होती है। परिवार इसमें ऐसा होता है, बच्चा जन्म के बाद अपने माता पिता, भाई बहनों के अन्य परिवारजन संपर्क में आता है। बच्चा अपने लालन पालन के दौरान परिवार के विविध तौर तरीकों से परिचित होता है। सीखने की इसी प्रक्रिया में परिवार माहौल अहम होता है। बच्चे के सामाजिक जीवन की यात्रा सफल बनाने में सर्वप्रथम उसका परिवार का अहम रोल होता है। माता पिता सामंजस्य भरा साथ लगाव, देखभाल एवं समझ बूझ से की गई परवरिश बच्चे के भावी जीवन के निर्माण में खड़ी होती हैं। जिस प्रकार बच्चे को अपने माता पिता आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने में बच्चे को अहम रोल निभाते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे परिवार में संबंधों की महत्ता समझी जाती जा रही है। आपसी मजबूत रिश्ते नाते खुशहाल परिवार की आधारशिला है। जिस प्रकार परिवार में
सदस्यों की अंत्यक्रिया करता हुआ बच्चा पारिवारिक संबंधों संसार में भावात्मक, सामाजिक और रूप से जुड़ता है। उसी प्रकार परिवार के सदस्यों में आपसी मधुर संबंध और तालमेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। परिवार रूपी प्रथम पाठशाला बच्चे को नियमों, आदर्शों एवं मुख्य सीख देती है। यही सीख सामाजिकरण में सहायक सिद्ध होती है। इसीलिए परिवार की सामाजिकरण प्रथम पाठशाला परिवार को कहा गया है, क्योंकि दोस्तों, समाजीकरण में मित्र मंडली नामक संस्था भी अहम भूमिका निभाती है। बच्चा अपनी मित्र मंडली के साथ खेलते, कूदते, पढ़ते, लिखते हुए अनेक प्रकार के व्यवहारों को सीखता है। जैसे खेल खेल के नियम है, सहयोग है, अनुशासन है, समायोजन है, परिणाम, नेतृत्व आदि में मित्र मंडली के दौरान बच्चे का समाजीकरण होता है। खेल खेल में ही बच्चा उक्त व्यवहारिक गुणों को स्वयं में समा लेता है। बच्चा अपनी मित्र मंडली के संपर्क में आता है, उसके साथ ही खेलता है, उठता बैठता है, बातें करता है, कभी लड़ता है, झगड़ता है तो कभी मित्रों से प्यार करता है, अच्छी बुरी संगति सीखता है। बच्चा मित्र मंडली में बुरी संगति से बिगड़ भी सकता है। अतः बच्चे के व्यवस्थित समाजीकरण में मित्र मंडली की विशेष भूमिका रहती है। अतः इस हेतु अभिभावकों व शिक्षकों को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चा कैसी संगति में रह रहा है। आगे शिक्षक बच्चे के समाजीकरण में, बच्चे के व्यक्तित्व निर्धारण में, उसके समाजीकरण में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक के व्यक्तिगत, चारित्रिक एवं व्यावसायिक गुणों का प्रभाव बच्चे के व्यवहार पर पड़ता है। शिक्षक बच्चे की शिक्षण संबंधी नियमितताओं के साथ साथ आदत व व्यवहार संबंधी समाजीकरण करने में भी सहयोग प्रदान करता है। शिक्षक अपने क्रियाकलापों व व्यवहारों के माध्यम से बालकों के सम्मुख सामाजिक वातावरण निर्माण, शैक्षिक वातावरण निर्माण, सामाजिक आदर्शों का प्रस्तुतिकरण, सामूहिक कार्यों का प्रोत्साहन, विद्यालय के सामुदायिक केंद्र के रूप में प्रस्तुति व पाठ्य सामग्री, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करके समाजीकरण के अवसर प्रस्तुत करता है। साथ ही कुछ अवसरों में बालक को सहभागी बना समाजीकरण में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। शिक्षक समाजीकरण की श्रेष्ठ संस्था के रूप में समाज को योगदान देता है, वे बच्चा का समाजीकरण करता है। दोस्तों, जैसे कहा भी जाता है, शिक्षक एक मूर्तिकार की तरह होता है। जैसे मूर्तिकार अपनी मूर्तियों को सजाता है, वैसे ही शिक्षक अपने बालक के भविष्य को सजाता है, उसका समाजीकरण करता है। नेक्स्ट, समुदाय सामाजिक अनुभवों का केंद्र बिंदु है। प्रत्येक समुदाय की अपनी प्रथाएं, परंपराएं, रीतियाँ, नीतियाँ बच्चे के सामाजिक व्यवहार के निर्धारण एवं विकास में सहायक होती हैं। समुदाय की सामूहिक क्रिया में भाग लेने से बच्चे के समाजीकरण में सहायता मिलती है। समुदाय के विभिन्न गतिविधियों व क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चे का समाजीकरण होता रहता है। इस प्रकार बच्चा सामुदायिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। वह अपने जीवन काल की विविध अवस्थाओं में सामुदायिक क्रियाओं द्वारा सहज स्वाभाविक रूप से समाजीकरण की ओर अग्रसर होता है। समुदाय में अगर रहकर सहयोग, सामंजस्य, समन्वय, अपनत्व, भाईचारा, सम्मान, शिष्टाचार, उचित अनुचित का ज्ञान, नेतृत्व का गुण, समतानुसार कार्य विभाजन आदि स्वतः ही सीख जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जेंडर की समझ। कुछ शब्द हमारे जीवन में इतने समीप होते हुए भी कई बार इन पर इतना ध्यान नहीं जाता, पर क्या आप सोच सकते हैं कि उन शब्दों के आधार पर भी हम किसी प्रकार का विभेद करते हैं। जैसे विभेदीकरण का एक आधार है मीडिया। आज के बच्चे जन्म से ही मीडिया के प्रभाव में पल बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये समाजीकरण का एक पॉइंट था जो पीछे रह गया था आपने। आज के बच्चे जन्म से ही मीडिया के प्रभाव में पल बढ़ रहे हैं। अतः मीडिया के व्यापक संसार से बच्चे अछूते नहीं हैं। बच्चा अपने बचपन से ही मीडिया के संसाधनों यथा टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएं, मोबाइल आदि का उपयोग करता हुआ समाजीकरण को नवीन अर्थ प्रदान करता है। सीखने के समृद्ध साधन और संसार में बच्चा के संबंधों की दुनिया को मीडिया के माध्यम से तेजी से समझ जा रहा। समाजीकरण के संसाधनों में मीडिया अग्रणी स्थान ले रहा है। बच्चे अपना खाली समय मीडिया के सानिध्य में ही बिताते हैं। मीडिया के माध्यम से बच्चों को सीखने के संसार में विस्तार हुआ है। बच्चों में ज्ञान, विज्ञान की बातें, कला, कौशल, संबंधों का जाल आदि की जटिलताओं को आसानी से समझने की सामर्थ्य विकसित हो रही है। विविध परिस्थितियों एवं सामाजिक परिदृश्य को जीवंत रूप में समझते हुए समाजीकरण की विभिन्न संस्थाएं यथा परिवार, समुदाय, विद्यालय, मित्र मंडली, शिक्षक आदि सभी मीडिया से प्रभावित हैं। मीडिया से प्रभावित उक्त संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में अपने स्तर पर विशिष्ट भूमिका निभाती हैं। मीडिया परिवार व समाज में बालकों की भूमिका को कार्टूनों के माध्यम से दिखाकर उन्हें उनके कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं। कहीं कहीं ये भी देखा जा रहा है
कि मीडिया के सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव से बच्चे अपने मित्रों, संबंधियों, पास पड़ोस से कटते जा रहे हैं। अतः हमारा दायित्व बनता है कि मीडिया के साथ साथ बच्चे अपने सामाजिक संबंधों जैसे रीति रिवाजों में रुचि रखें, इनमें सहभागी बने, वो अपनी कल्चर को न भूले, वो अपनी संस्कृति को न भूले, वो अपने परिवारजनों, अपने समाज को न भूले। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाजीकरण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा अंत्यक्रिया करते हुए अपने सामाजिक संसार से परिचित होता है। सामाजिक संसार से परिचय के दौरान विविध भूमिकाएं निभाता है। सामाजिक नियमों, मूल्यों एवं आदर्शों को अपनाने की समझ का विकास ही समाजीकरण की सीढ़ी है। अतः यह कहा जा सकता है कि बच्चों के व्यक्तित्व को आकार देने में सामाजिक भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निभाने में समाजीकरण सहायक है। दोस्तों, वहाँ जेंडर में विभेदीकरण की बात चल रही थी, वो एक टॉपिक मैंने बीच में छोड़ दिया था, मीडिया को वापस लिया था। जब हम जेंडर की बात करते हैं तब इसे स्त्रियों के अधिकार, भूमिका, मानवाधिकार, हनन आदि ही समझते, परंतु जेंडर का अर्थ सिर्फ स्त्री से ही नहीं है, बल्कि जेंडर का सामाजिक आयाम है जो हमें स्त्री या पुरुष होने की पहचान में विभाजित करता है। बच्चे के जन्म लेते ही एक कल्पना उभरने लगती है कि इसकी पहचान एक ताकतवर, शक्तिशाली, रोबिल्ले, कमाऊ, व्यवहारिक, गुस्से वाले, पहल करने वाले व्यक्ति के रूप में होने वाली है। उसी तरह जब कोई लड़की जन्म लेती है तो उसकी पहचान कमज़ोर, पराधीन, सहनशील आदि के रूप में होने लगती है। बालिका के संदर्भ में उसी समय से उसके समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसे लड़कियों वाले नाम देना से लेकर वे क्या कपड़े पहनेगी, किन खिलौनों से खेलेगी, कैसे चलेगी, इन सब को निर्धारित किया जाने लगता है। जेंडर की भूमिकाएं किस तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी ज़िंदगी में रहती हैं, इसको जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। जेंडर के संदर्भ में हम पितृसत्तात्मक समाज की चर्चा अवश्य करते हैं, जो स्त्री पर पुरुष के वर्चस्व का घातक है। वस्तुतः स्त्री और पुरुष के बीच इस लिंगगत भेदभाव के पीछे उस समाज व्यवस्था का हाथ है जिसे हम पितृसत्तात्मक कहते हैं। आम बोलचाल में पितृसत्ता का मतलब है पिता की सत्ता या परिवार के मुखिया की सत्ता, जो प्राय पुरुष ही होता है। आरंभ में इस शब्द का इस्तेमाल एक विशेष प्रकार के पुरुष शासित परिवार के लिए किया जाता था, जिसमें एक मुखिया का बहुत बड़ा परिवार साथ रहता था। उस परिवार में स्त्री, जवान पुरुष, बच्चे, दास, घरेलू नौकर आदि उस मुखिया के शासन के नीचे रहते थे। परंतु आजकल इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर पुरुष के गुणों की प्रभुता दर्शाने तथा उन सत्ता संबंधों को बताने के लिए किया जाता है जिनके तहत पुरुष के गुण स्त्री के गुणों से ज़्यादा सत्ता वाले हैं, जैसे कमज़ोर के बदले ताकतवर आदि। पितृसत्ता का एक अहम मकसद है कि स्त्री और पुरुषों में गुणों में कोई मिलावट ना हो। इससे काम का विभाजन, गुणों का विभाजन, सत्ता का विभाजन असमान रूप से होता है। इस असमानता की वजह से अक्सर स्त्रियों को कई सारे भेदभाव सहने पड़ते हैं, चाहे वे परिवार में हो या स्कूल में हो या धर्म संस्थान में हो या कहीं सरकारी नीतियों में भी क्यों न हो। जेंडर आधारित सामाजिकरण की प्रक्रिया। रूथ हार्टल के अनुसार जेंडर आधारित सामाजिकरण 4 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है: छल योजना, धाराबद्धता, मौखिक संदेश तथा कार्यों से पहचान। सामान्यतः इन चारों प्रक्रियाओं में लिंग के आधार पर भेद किया जाता है तथा ये जन्म से ही शिशु के समाजीकरण का भाग होती हैं। छल योजना हेरफेर, मैनिपुलेशन या सांचे में ढालने की प्रक्रिया का तात्पर्य है कि आप किस तरह बच्चे को संभालते हैं। देखा गया है कि लड़कों को गुरु से सशक्त और स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। कुछ संस्कृतियों में माताएं छोटी सी लड़की के भी कपड़ों, बालों के ढंग और साज श्रृंगार की तरफ काफ़ी ध्यान देती है और उसे कहती हैं कि वे कितनी सुंदर हैं। बचपन के इन शारीरिक अनुभवों का काफ़ी गहरा असर बच्चे के मन में उसकी अपनी छवि पर पड़ता है। वे अपने आप को एक खास रूप से देखने लगते हैं तथा सशक्त या कोमल। धाराबद्धता, कैनलाइजेशन, यह दूसरी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लड़के तथा लड़कियों का ध्यान विशेष चीज़ों या उनके खास पक्षों की ओर निर्देशित किया जाता है। इसके उदाहरण हैं लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया, रसोई के बर्तनों आदि देना और लड़कों को बंदूक, कार और हवाई जहाज जैसे खिलौनों से खेलने के लिए प्रोत्साहित करना। दक्षिण एशिया की कामगार घरों में लड़कियां बर्तनों से नहीं खेलती हैं, बल्कि उन्हें बचपन से ही असली बर्तन घर साफ करने और छोटे भाई बहनों को खिलाने के काम पर लगा दिया जाता है, जबकि वे खुद बच्ची होती है। दूसरी ओर लड़के या तो स्कूल जाते हैं या फिर घर के बाहर के काम करते हैं। इस तरह के अलग अलग बर्ताव से लड़के और लड़कियों की रुचियाँ एक खास दिशा में धाराबद्ध होने लगती हैं। आगे चलकर उनकी योग्यताएं, रवैयों, आकांक्षाओं और सपनों का विकास भी अलग अलग दिशाओं में होता है। कुछ खास चीज़ों से बचपन में बनी पहचान उनके चुनावों पर भी असर डालती हैं, जैसे मौखिक संदेश, वर्बल एपिलेटेशन भी लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग होते हैं। मिसाल के लिए हम प्राय लड़कियों से कहते हैं कि ओह है बिटिया कितनी प्यारी लग रही हो, तथा लड़कों से कहते हैं शाबाश तुम तो खूब बड़े और तगड़े लग रहे हो।
शोध अध्ययन बताते हैं कि ऐसी टिप्पणियों से लड़के और लड़कियों की स्व पहचान बनती है। घर के सदस्य बहुत छोटे बच्चों से बात करते हुए भी सीधे तौर पर उनकी जेंडर भूमिकाओं से जुड़े संदेश देते रहते हैं। इन संदेशों से ये भी पता चलता है कि किस बच्चे में कितना महत्व दिया जा रहा है, किस बच्चे को कितना महत्व दिया जा रहा है। कार्यों में पहचान, एक्टिविटी एक्सपोजर, ये अंतिम प्रक्रिया है। लड़के और लड़कियों बचपन से ही अपने चारों ओर पारंपरिक पुरुषोचित और स्त्रीयोचित गतिविधियां होते देखते हैं। लड़कियों से कहा जाता है कि वे घर के कामकाज में हाथ माँ का बटाए, जबकि लड़के पिता के साथ बाजार जाते हैं। जिन समुदायों में दोनों लिंगों के बीच अलगाव रखा जाता है, वहाँ लड़के लड़कियों दोनों दो अलग वातावरण में रहते हैं और दो भिन्न प्रकार की गतिविधियां देखते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं के जरिए बच्चे पुरुषत्व और नारीत्व का अर्थ समझते हैं और धीरे धीरे जाने अनजाने में उसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाते चलते हैं। इस तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया चलती जाती है। जेंडर का विकास व प्रभावी कारक। जेंडर का विकास मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है। अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि जेंडर के विकास में कौन कौन से कारक प्रभावी है, तो आपका उत्तर होगा जेंडर का विकास मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है। बायोलॉजिकल, जैविक, सोशल, सामाजिक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। जेंडर के विकास में मुख्यतः 3 कारकों में से पहला कारक है जैविक प्रभाव। दोस्तों, जैविक प्रभाव मानव में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र का 23वां जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है। सामान्यतः महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में X व Y गुणसूत्र होते हैं। जेंडर विकास हार्मोन के बनने एवं सक्रिय होने से होता है। क्रोमोसोम गुणसूत्र लिंग विभेद निर्धारित करता है, जबकि संस्कृति व समाज जेंडर को सशक्त व सबल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सेकंड है अपने सामाजिक प्रभाव। दोस्तों, जैविक, सामाजिक और संज्ञानात्मक हैं, जिसमें सेकंड है सामाजिक प्रभाव, जिसमें परिवार एवं माता पिता आते हैं। हमारे माता पिता परिवार जेंडर भूमिका तय करने में एक प्रभावी कारक हैं। इसके अलावा भी बहुत से अनेक कारक हैं जो जेंडर भूमिका को तय करते हैं, जैसे संस्कृति, विद्यालय, मित्र मंडली, मीडिया एवं परिवार के अन्य सदस्य। परंतु कई शोधों से स्पष्ट है कि इन सब में से बच्चे के प्रारंभिक जेंडर विकास में माता पिता का प्रभाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के जेंडर विकास में माता पिता दोनों की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माताएं बच्चे का लालन पालन व देखभाल करती हैं, तो पिता लड़के एवं लड़की के लिए प्रचलित सांस्कृतिक नियमों को सिखाने व खेलकूद भरी गतिविधियों करवाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इस प्रकार से दोनों ही बच्चों पर अपना प्रभाव डालते हैं। पिता अपनी बेटियों की तुलना में बेटों के समाजीकरण में अधिक सक्रिय रहते हैं। माताओं की तुलना में पिता बेटियों व बेटों के साथ भिन्न व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार वे जेंडर विभेदीकरण के विकास में अधिक भूमिका निभाते हैं। अधिकतर माता पिता लड़के व लड़कियों को भिन्न भिन्न खेल व गतिविधियां सिखाते हैं। लड़कियों को बचपन में खेलने हेतु प्राय गुड़िया ही दी जाती हैं तथा कुछ बड़ी होने पर भी अधिक सार संभाल वाली भूमिकाएं दी जाती है। लड़कों को लड़कियों की तुलना में अधिक साहस वाले अथवा खतरे वाले खेल खेलने दिए जाते हैं। माता पिता लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक स्वतंत्रता देते हैं, जैसे कि घर से बाहर अधिक समय तक बिना देख रेख के लड़के रह सकते हैं, परंतु लड़कियां नहीं। इस विषय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब है संज्ञानात्मक प्रभाव। दोस्तों, कोहलबर्ग ने जेंडर के विकास पर संज्ञानात्मक प्रभाव की भूमिका को निम्न प्रकार से बताया है। स्तर फर्स्ट में उन्होंने बताया जेंडर पहचान, जेंडर आइडेंटिटी। इस स्तर पर बच्चा जैसा भी अपने परिवार में रहकर सुनता है उसी रूप में जेंडर को देखता है। इससे प्रभावित होकर बच्चा स्वयं व अन्यों को लड़का अथवा लड़की के रूप में देखता है। इस स्तर में बच्चा जेंडर को एक स्थायी रूप में नहीं देखता। सेकंड लेवल में जेंडर स्थिरता, जेंडर स्टेबिलिटी। इस स्तर पर एक समय के उपरांत जेंडर को एक स्थायी रूप में देखता है और मानता है कि लड़के पिता बनेंगे और लड़कियां माँ। वह समझता है कि अगर वह लड़का है तो वयस्क होने पर भी उसका वही जेंडर रहेगा। थर्ड है जेंडर पूर्ण स्थायित्व, जेंडर कंसिस्टेंसी। इस स्तर पर बच्चा जेंडर को पूर्ण व स्थायी रूप से देखता है। वह समझता है कि यह एक जैविक कारक है, न कि बाल बढ़ा लेना अथवा वेशभूषा पहनना या फिर खेल खेलना। समाजीकरण का अस्मिता के विकास पर प्रभाव। दोस्तों, आपका न्यू टॉपिक है समाजीकरण का अस्मिता के विकास पर प्रभाव। अस्मिता यानी पहचान। अस्मिता आइडेंटिटी एक विशेष लक्षण है जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो सकता है अथवा समूह सदस्यों द्वारा साझा किया जा सकता है। इसे विशिष्ट लक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाज में व्यक्ति अथवा समूह की स्थिति को निर्मित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अस्मिता की निर्मित एक व्यापक प्रक्रिया है
जो किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के लिए उसके अनुभव से ही आरंभ हो जाती है। व्यक्ति अथवा समूह अपने अतीत एवं अपने वर्तमान दोनों के माध्यम से अस्मिता का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति का किसी विशेष वर्ग, समुदाय, धर्म, जाति, परिवार आदि में जन्म लेना उसकी अस्मिता का एक भाग हो सकता है। परंतु इन सब के अलावा वह स्वयं अपने विकास को एक क्या दिशा देता है, इस पर भी उसकी अस्मिता का निर्माण निर्भर करता है। जैसे इतिहास में आपने कई ऐसे व्यक्तियों के नाम को सुना होगा जिन्होंने अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाई। इसके साथ यदि देखें तो हम पाएंगे कि अस्मिता एक सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है जिसे व्यक्ति अथवा समूह विशेष के लिए किसी भी स्थिति या संदर्भ में सदैव स्थायी माना जा सके, बल्कि ये एक संदर्भ आधारित अवधारणा है। दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं बच्चों की अस्मिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे क्षेत्र, सामाजिकरण के प्रमुख घटकों में क्षेत्रीयता का विशिष्ट स्थान है। नेक्स्ट, धर्म, बच्चों में अस्मिता को प्रभावित करने वाले धर्म भी बहुत प्रभावी महत्व रखते हैं। धर्म शब्द संस्कृत की धरि धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण करना। प्रत्येक बच्चा जन्म जाति के पश्चात समाज में कुछ करणीय एवं अकरणीय तत्वों को अंगीकृत करता है। नेक्स्ट है जाति। आदिकाल से मानव समाज के विभिन्न विभाजन का एक मुख्य आधार जातियाँ रही है। अगला है लिंग। मानव समुदाय को लैंगिक आधार पर जाना जाता है। समग्र वैश्विक समाज में महिला व पुरुष ने अपनी क्षमताओं विशेषताओं के कारण विशिष्ट अस्मिता धारित की है। दोस्तों आगे हैं विभिन्न परिस्थितियों में बचपन किस प्रकार गुजरा, हम ये देखेंगे। बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य सभी प्रकार की चिंताओं से स्वतंत्र होकर जीता है। यह अवस्था उत्साह, उमंग व सुनहरे सपनों से भरी होती है। इस अवस्था में बच्चा सामान्यतः ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, भेदभाव आदि दुर्गुणों से मुक्त होता है। बाल्यकाल से ही मनुष्य की विकास यात्रा प्रारंभ हो जाती है। किसी भी देश की सभ्यता अर्थात संस्कृति तथा विकास का भविष्य वहाँ के बच्चों के आधारभूत एवं सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। इसलिए बच्चों को देश का कर्णधार कहा जाता है। बच्चों की समुचित देखभाल तथा विकास पर ही राष्ट्र की प्रगति निर्भर करती है। दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं हैं, आर्थिक उतार चढ़ाव है, महंगाई है, HIV है, ग्रस्तता तथा सशस्त्र संघर्षों की ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही है। जैसे बाल वेश्यावृत्ति है, नशीली दवाओं का धंधा है, अश्लील फिल्में व अन्य गैरकानूनी धंधों में बच्चों को जबरन धकेला जा रहा है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों के जीवन पर ही निर्भर करता है, तो उन देश के बच्चों का भविष्य सुनहरा होना चाहिए। जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से आपको राजस्थान के ईंट भट्टों, बिट्टी, कॉटन आदि में कार्यरत करने वाले अनेक बाल श्रमिकों को मुक्त कराए जाने और उनके पुनर्वास की खबर पढ़ने को मिली होगी। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, जिसमें बच्चा का लिंगानुसार समाजीकरण होता है। अर्थात यदि किसी समुदाय में लिंगगत विभेदन देखने को मिलता है तो उस बच्चा का समाजीकरण भी तदनुरूप लिंगगत विभेदन लिए होता है। किसी सामाजिक धार्मिक परिवेश में मानव समुदाय की लिंगगत स्थिति उनकी भूमिकाओं व विशेषताओं के आधार पर सम्मानजनक है तो बच्चे का समाजीकरण सम्मानजनक तौर पर होता है। दोस्तों हम बढ़ेंगे अनाथालयों में रहने वाले बच्चों का बचपन किस प्रकार गुजरता है। अनाथालय से तात्पर्य है ऐसा घर जहां वे बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता का या तो निधन हो चुका है या फिर उन्हें पालने वाला कोई नहीं है अथवा लावारिस बच्चे हैं। ऐसे बच्चों का अपने बचपन कई बार अनेक विकट परिस्थितियों से होकर अस्वास्थ्यकर स्थितियों में जीना, अपर्याप्त भोजन, कुपोषण के शिकार, फटे हाल स्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं। झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों का बचपन जहाँ वे बेढंगे, अधिक कचरे घरों वाला, सुविधाओं से वंचित, गंदगी से पटा हुआ, गच्ची बस्ती, मलिन बस्ती, चाल चौपड़ पट्टियों में रहते हैं, उनको कोई सुख सुविधाएं नहीं मिलती है। नेक्स्ट है अपने फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों का बचपन। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार अधिकांशतः सड़क किनारों घर बनाकर रहते हैं। वहाँ न साफ सफाई होती है, न कपड़े धोने होते हैं, न अच्छे से देखभाल होती है, न अच्छे से खाना पीना होता है। रेलवे स्टेशन के सामने, बस स्टैंड के सामने आपको ऐसे परिवार मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है अपने विशेष योग्यता वाले बच्चों का बचपन किस प्रकार गुजरता है। विशेष योग्यता वाले बच्चे वो होते हैं जिन बच्चों की ज़िंदगी की कठिनाइयों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। और हालत यह है कि महानगरों की व्यस्त ज़िंदगी जहां आधा वक्त कार्यस्थल तथा पहुंचने की दौड़ भाग में निकल जाता है, वहीं अगर किसी व्यक्ति की यदि आंखें नहीं हैं या वह चल नहीं सकता या वह सुन बोल नहीं सकता तो उसकी ज़िंदगी कठिनाइयों के बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता होगा। दोस्तों अब कामकाजी बच्चे हैं। जैसे दक्षिण राजस्थान में अधिकांश आदिवासी परिवारों के बच्चे प्रतिवर्ष गुजरात के मिट्टी कपास खेतों में काम करते के लिए विभिन्न माध्यमों से ले जाए जाते हैं। इन्हीं में से एक
बहुत ही परेशान होते हैं, अर्थात वहाँ बच्चों के लिए न शिक्षा, न भोजन, न कपड़े, न अनाज का इंतजाम होते हैं। अब नशाखोरी, बच्चा घर परिवार अथवा आस पड़ोस में जो देखता है उसकी नकल करने का प्रयास करता है। आजकल बदलते परिवेश में माता पिता अति व्यस्त रहते हैं, उनके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता है, वे उन पर ध्यान नहीं देते, बच्चों से बात नहीं करते। बच्चा उनसे अपनी बातों को साझा न करना चाहते हैं, परंतु बच्चों का झिड़क देते हैं और कहते हैं जल्दी बताओ, या कहेंगे अभी समय नहीं है, बाद में बात करते हैं। बच्चे निराशा हो जाते हैं। ऐसे कई बार होने पर बच्चा उस पर चल पड़ता है जहां उसे सहानुभूति मिलती है और जहां उसकी बात सुनी जाती है, चाहे उसके साथी उचित आदतों वाले हो या गलत आदतों वाले। इस प्रकार लाड प्यार के अभाव में तथा उन्हें अहमियत न दिए जाने से बच्चे नशाखोरी की आदत से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, बच्चा मनमोजी होता है और वह वही करना चाहता है जिसमें उसकी रुचि हो। जबरन उसे स्कूल भेजना, गृह कार्य करवाना, अरुचि वाले विषयों के प्रश्नोत्तर याद करवाना, बात बात पर रोका टोकी, समय सीमा से बांधना, ज़्यादा शैतानी करे तो उसे हॉस्टल में दाखिल कराकर अपना दायित्व कोई तीसरी कर देना भी बाल प्रताड़ना की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे बच्चे की पढ़ने लिखने की इच्छा समाप्त होने लगती है, वह चुपचाप रहने लगता है, वह अपने आप को कैदी की स्थिति में देखने लगता है और इससे वह मुक्त होने के लिए छटपटाता रहता है। तो दोस्तों, ये बाल विकास में बाधक हैं, ये बालक के समाजीकरण में बाधक है, ये बालक को प्रताड़ित करने के तंत्र हैं। बच्चों को दिया जाने वाला दंड बाल प्रताड़ना है। ये शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक होती हैं। छोटा बच्चा जिसे पूरी समझ नहीं है उसे डांटना एक मानसिक प्रताड़ना है। गलती हो जाने पर चपत लगा देना, या स्कूल में उठक बैठक लगाना, कक्षा के बाहर खड़ा कर देना, स्केल से मारना आदि एक शारीरिक प्रताड़ना है। बच्चों की कक्षा में सबके सामने हंसी उड़ाना, नंबर कम आने पर अपशब्द कहने की स्थिति में बच्चा या तो रोने लगता है या गर्दन झुकाकर एकदम चुप हो जाता है। इन सभी बातों से बच्चों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है कि वे सब उन्हें प्रताड़ित करेंगे। अब बच्चों पर शिक्षकों की कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, कुछ सुझाव रहते हैं, जैसे